சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்। एक ऐसा नेता जो 1989 से विधायक था, तमिलनाडु का मौजूदा मुख्यमंत्री था और जिसके पिता 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। उसकी पार्टी डीएमके करीब 60 सालों से तमिलनाडु की राजनीति पर राज कर रही थी। वो सीट थी कोलाधुर, एक ऐसी सीट जिसे एमके स्टालिन लगातार 3 बार जीत चुके थे, जहां 2011 से डीएमके का कब्जा था। लेकिन उसी शाम इतिहास बदल गया। एमके स्टालिन अपनी ही सीट पर हार गए। The sun is setting on the empire that once ruled Tamil Nadu politics. A stunning collapse of the DMK. और जिसने पूरी डीएमके को हराया वो कोई अनुभवी नेता नहीं था। उसने कभी कोई सरकारी पद नहीं संभाला। उसने सिर्फ 2 साल पहले ही अपनी पार्टी बनाई और कुछ समय पहले तक लोग उसे सिर्फ एक फिल्म स्टार के तौर पर जानते थे। Tamil superstar Vijay launched his political party, the Tamiga Vetri Khadagam. उसका नाम था थालापति विजय और इस आदमी ने तमिलनाडु की 60 साल पुरानी राजनीतिक ताकत को खत्म कर दिया। अब सवाल यह है कि कोई ऐसा इंसान जिसके पास राजनीतिक अनुभव नहीं था, वो अपनी पहली ही चुनावी लड़ाई में डीएमके और एआईडीएमके जैसी पार्टियों को कैसे तोड़ देता है। इस जीत को समझने के लिए तमिलनाडु को समझना होगा। तमिलनाडु कोई साधारण राज्य नहीं है। जीडीपी के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे अमीर राज्य है। 7 करोड़ 60 लाख से ज्यादा आबादी है, जो यूके से भी ज्यादा है। और 1967 से लेकर 2026 तक लगातार 59 सालों तक सिर्फ 2 पार्टियों ने यहाँ राज किया था, डीएमके और एआईएडीएमके। हर चुनाव या तो डीएमके जीतती थी या फिर एआईडीएमके। लेकिन 2026 आते आते दोनों पार्टियां लगभग एक जैसी दिखने लगी। दोनों ही फ्री चीजें बांट रही थी, दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और दोनों ने एक दूसरे से डरना बहुत पहले ही बंद कर दिया था। अगर किसी को इन दोनों को हराना था तो उसे वही करना पड़ता जो तमिलनाडु में सिर्फ एक आदमी कर पाया, एमजी रामचंद्रन यानी कि एमजीआरआई। वो भी एक फिल्म स्टार थे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और 1977 में मुख्यमंत्री बन गए। In Tamil Nadu, if there's something or someone that's about personality, party and politics, it's these 3 letters. MGR. मरुतर गोपालन रामचंद्रन। उन्हें 33.5% वोट मिले थे और अगले 49 साल तक कोई भी उस रिकॉर्ड को छू नहीं पाया। लेकिन 4 मई 2026 को थालापति विजय ने 35% वोट हासिल कर लिए और 234 में से 108 सीटें जीत ली। लेकिन विजय का ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं था। ये जीत 30 साल की तैयारी का नतीजा थी। और इसे समझने के लिए आपको ये भूलना होगा कि विजय सिर्फ एक अभिनेता है, क्योंकि तमिलनाडु में फिल्म स्टार होना दुनिया के बाकी हिस्सों जैसा नहीं है। यहाँ फैन क्लब सिर्फ फैन क्लब नहीं होते, ये पूरी इंस्टीट्यूशन होती हैं। इनके प्रेसिडेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स होते हैं, मेंबरशिप कार्ड्स होते हैं, एनुअल मीटिंग होती हैं और कई फैन क्लब लीगल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड भी होते हैं। जब किसी सुपरस्टार की फिल्म रिलीज होती है तो उसके फैन क्लब सिर्फ फिल्म देखने नहीं जाते, वो पूरा थिएटर बुक करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, फ्लूट के दौरान खाना बांटते हैं, यानी कि पैरेलली सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। अब वो नंबर सुनिए जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। 2024 तक विजय के पास पूरे तमिलनाडु में 85,000 फैन क्लब थे और हर फैन क्लब में कम से कम 25 एक्टिव मेंबर। अगर हिसाब लगाया जाए तो ये 20 लाख से भी ज्यादा लोग बनते हैं। 20 लाख लोग जो पहले ऑर्गेनाइज थे, पहले ये ट्रेंड थे, राज्य के हर जिले में फैले हुए थे और अब विजय की बात मानने के लिए तैयार थे। இந்த சூரியன் ஒளியும் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை। असल में देश की हर राजनीतिक पार्टी दशकों तक मेहनत करके ऐसा नेटवर्क बनाने की कोशिश करती है। इसे कहते हैं बूथ लेवल प्रेजेंस। यही वजह है कि आरएसएस को बीजेपी की बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल नेटवर्क बनाता है। बीजेपी ये नेटवर्क खड़ा करने में 30 साल और हजारों करोड़ रुपए लगे, लेकिन विजय ने ये सब राजनीतिक में आने से पहले ही कर लिया। उन्होंने इसे पॉलिटिकली पार्टी नहीं कहा, उन्होंने इसे फैन क्लब कहा
और यही टीवीके की जीत का सबसे बड़ा राज था। विजय ने 2024 में पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई, उन्होंने सिर्फ अपनी फैन आर्मी को ऑफिशियली पॉलिटिकल पार्टी बना दिया। 85,000 फैन क्लब, 85,000 बूथ यूनिट बन गए, क्लब प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन गए, वॉलंटियर कैंपेनर बन गए और ब्लड डोनेशन कैंप इलेक्शन रैलीज में बदल दिए गए। लेकिन सवाल यह है, अगर सिर्फ फैन बेस से चुनाव जीतते तो कमल हासन और रजनीकांत क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन काफी नहीं होता, 35% वोट पाने के लिए स्टेट का मूड भी बदलना चाहिए। और यही वो आंकड़ा था जिसे डीएमके और एआईडीएमके ने नजरअंदाज कर दिया। 2026 में तमिलनाडु के 31% वोटर 30 साल से कम उम्र के थे, यानी कि लगभग 1,80,00,000 युवा वोटर। इनमें से ज्यादातर तब पैदा भी नहीं हुए थे जब डीएमके और एआईडीएमके की शुरुआत हुई थी। उनके लिए करुणानिधि वर्सेस जयललिता सिर्फ एक स्टोरी टेक्स्ट बुक की कहानी थी। उन्हें जॉब्स चाहिए थी, वुमेन सेफ्टी चाहिए थी, ड्रग्स माफिया पर एक्शन चाहिए था, महंगाई से राहत चाहिए थी। लेकिन डीएमके और एआईडीएमके दोनों के पास नया कुछ भी नहीं था। दोनों पार्टियां सिर्फ फ्रीवेज की रेस में लगी रही थी। कौन ज्यादा फ्री गोल्ड देगा, कौन ज्यादा एलपीजी देगा, कौन ज्यादा कैश देगा। मैनिफेस्टो इनके एक जैसे हो गए थे कि लोग फर्क तक महसूस नहीं कर पा रहे। तभी डीएमके ने विजय को एक परफेक्ट प्लान दे दिया। जब स्टालिन के बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया गया, जब विजय बोलते थे ये लोग करप्ट और एंटाइटल्ड हैं, तो जनता को वो बात सच लगने लगी थी। क्योंकि जब दो बड़ी पार्टियां एक जैसी दिखने लगी तो जनता तीसरा विकल्प ढूंढने लगती है। जैसे कोक और पेप्सी एक जैसे लगे तो लोग लाहौरी जीरा ट्राई करते, उबर और ओला एक जैसे लगे, रैपिडो मौका मार ले गया। ठीक वैसे ही विजय ने पॉलिटिकल वैक्यूम में एंट्री ले ली और उनका पिच बेहद सिंपल था। वो करप्ट है, मैं नहीं, अगर बदलाव चाहिए तो मुझे वोट दो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विजय खुद भी फ्री बेच दे रहे हैं। गरीब परिवार की बेटियों को 8 ग्राम सोना, 60 साल से कम महिलाओं को 2500 रुपए महीना, 6 एलपीजी सिलेंडर फ्री और स्कूल जाने वाले बच्चों के पेरेंट्स को 15,000 रुपए सालाना। यानी कि एंटी स्टेबलाइजमेंट कैंडिडेट भी तमिलनाडु का सबसे बड़ा फ्रीवेज मैनिफेस्टो लेकर आया था। फिर भी लोग उसके पास क्यों गए? मेरे हिसाब से इसकी वजह एक घटना थी जिसके कारण विजय का पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो सकता था। 27 सितंबर 2025 करूर में विजय की एक रैली थी। टीम ने सोचा 10,000 लोग आएंगे, लेकिन पहुंच गए 27,000 लोग। 38 डिग्री गर्मी में 7 घंटे इंतजार कर रहे। पुलिस सिक्योरिटी कमजोर थी और जैसे ही विजय की गाड़ी पहुंची, भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई, 9 बच्चे भी शामिल थे, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। पूरा विपक्ष विजय पर टूट पड़ा। लोग कहने लगे जो रैली नहीं संभाल सकता वो राज्य क्या संभालेगा। 3 हफ्ते तक टीवीके की कैंपेनिंग लगभग शांत हो गई, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा खेल बदल दिया। विजय कैमरे पर आए, उन्होंने जिम्मेदारी ली, पीड़ित परिवारों से मिले, अपनी पार्टी की तरफ से कंपनसेशन भी दिया और यही चीज जनता को छू गई। क्योंकि तमिलनाडु की जनता ने दशकों तक किसी नेता को गलती की जिम्मेदारी लेते नहीं देखा। 60 साल तक लोगों ने नेताओं को हर डिजास्टर से बचते देखा है। इसी चुनाव में तमिलनाडु ने 85.1% टर्नआउट हुआ, राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा टर्नआउट। इतना बड़ा टर्नआउट तब होता है जब लोग बदलाव के लिए निकलते हैं। और दूसरी बात, विजय के पास गवर्नेंस एक्सपीरियंस नहीं है। ये उनकी ताकत भी हो सकती है और कमजोरी भी। अगर वो सफल होते हैं तो तमिलनाडु को नई राजनीतिक मिल सकती है, लेकिन अगर वो फेल हुए तो जनता उन्हें एक्टर नहीं मुख्यमंत्री की तरह जज करेगी। और सबसे बड़ी चुनौती, फ्रीवेज एक्सपर्ट के मुताबिक टीवीके के प्रोमिसेस पूरे करने में हर साल हजारों करोड़ रुपए लग सकते हैं। अगर सारे प्रोमिसेस पूरे हुए तो तमिलनाडु की इकोनॉमी पर भी भारी प्रभाव पड़ सकता है। और अगर पूरे नहीं हुए तो वही जनता जो आज विजय के साथ खड़ी है कल उनके खिलाफ भी जा सकती है। इसलिए विजय की कहानी एमजीआर जैसी बनेगी या बाकी एक्टर पॉलिटिशियन जैसी, ये अगले 18 महीने में तय होगा। क्योंकि चुनाव जीतना आसान था, असली केस स्टडी तो अब शुरू हुई है। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।